हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो मेरी कंटिन्यूएशन में है आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी को लेकर, राइट। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं, जो कि केस स्टडी 9 और 10 थे, जिसमें हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी और डेटा लेयर सिक्योरिटी को डिस्कस किया। तो दोस्तों, नेटवर्क और डेटा लेयर सिक्योर होने के बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेस लेयर सिक्योरिटी का क्या होगा। मेरी जो भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन है उसको कौन एक्सेस करेगा और उसको कितना एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, आप इमेजिन करो कि अगर किसी कंपनी में कोई एप्लीकेशन है और उसमें कोई भी यूजर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एक्सेस कर सके, तो क्या होगा। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम इसी एक्सेस लेयर सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हम अपने सिस्टम को एक्सेस लेयर पर कैसे हम बेटर सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी केस स्टडी पर। तो दोस्तों, हमारी केस स्टडी सेम रहेगी, जिसमें मेरी स्टाइल कार्ड एप्लीकेशन है, जिसमें 50,000 डेली के यूजर्स हैं। और जैसे जैसे यूजर का ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, एप्लीकेशन ग्रो कर रही है, इसमें सिक्योरिटी के रिस्क जो है आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, राइट। तो मेरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जैसे जैसे मेरी एप्लीकेशन ग्रो कर रही है, तो इसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट किए बिना कैसे मैं इसको सिस्टम को सिक्योर कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग सिक्योर करने के लिए आइए देखते हैं कि हम एक्सेस लेयर पर अब हम क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हमने नेटवर्क लेयर पे काम किया था और नेटवर्क लेयर पे अटैक को ब्लॉक किया था हमने, राइट। सेकंड पार्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा लेयर को कैसे सिक्योर करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे हमने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या सर्विसेज हम एज्योर की यूज कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग फोकस करेंगे एक्सेस लेयर पर और ये इंश्योर करेंगे कि केवल ऑथोराइज यूजर ही हमारे सिस्टम को यूज कर सके, राइट। तो दोस्तों, ये मेरी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है। हम लोग पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो ये 3 टियर आर्किटेक्चर है, जिसमें कि एक्सटर्नल यूजर्स हैं इंटरनेट से जो आते हैं। यहाँ पे मेरा एक एप्लीकेशन एजोर का एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर लगा हुआ है, जिसके साथ एक वेब कॉन्फ़िगर है जो कि मेरे ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है। और लोड बैलेंसर मेरी वेब टियर पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, जहाँ पे मेरे मल्टीपल वेब सर्वर्स कॉन्फ़िगर हुए हैं, राइट। वेब सर्वर्स इंटरनली ऐप टियर पे कॉन्फ़िगर डेटा डेटा सेंड करते हैं, ट्रैफिक सेंड करते हैं। और उसके बाद ये मेरा ट्रैफिक फिर डेटा लेयर पर जाता है, जहाँ पर मेरे SQL के डेटाबेस इंस्टॉल्ड हैं। ये पूरा मेरा IaaS बेस पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, जहाँ पे मैंने अपना एक बड़ा सा वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, जिसके अंदर 3 सबनेट्स बनाए हैं। तीनों सबनेट्स मेरे बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टियर को कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पे वेब टियर, ऐप टियर और डेटा टियर है। और डिफरेंट सबनेट्स में आपके NSG कॉन्फ़िगर्ड है, ताकि मेरा जो भी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक है वो इसके थ्रू कंट्रोल हो सकता है, राइट। इसके अलावा मैंने कुछ एजोर की पैस सर्विस यूज़ की है, जिसमें कि स्टोरेज अकाउंट है और बाकी कुछ मेरी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट टूल है, जैसे कि मैंने एजोर मॉनिटर, लॉग एनालिटिक्स, बैकअप्स एंड डिफेंडर फॉर क्लाउड, राइट। इसके अलावा इस पूरे आर्किटेक्चर में कुछ शेयर्ड सर्विस यूज हुई है, जैसे कि एजोर DNS, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, एजोर फायरवॉल, नेट गेटवे और DDoS प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। नॉर्मली आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यही सर्विसेज यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज और डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप प्लस और माइनस कुछ सर्विसेज ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन आर्किटेक्चर है, जिससे आपको आइडिया लगे कि एंटरप्राइज में किस तरह से 3 टियर आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, राइट। चलिए दोस्तों, आर्किटेक्चर को समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, ताकि आपको एप्लीकेशन को नेटवर्क और डेटा लेयर पर कैसे सिक्योर करना है उसका कंप्लीट आइडिया लग जाए। वहाँ पे मैंने डिटेल में अजोर की कौन सी सर्विस यूज़ करनी है और कैसे करनी है, वो सब पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक्सेस लेयर सिक्योरिटी। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेस लेयर सिक्योरिटी क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है, ओके। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन में, तो कोई भी अटैकर या कोई अनऑथराइज यूज़र सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। यानी कि आपका सिस्टम किसी भी अनऑथराइज यूज़र के द्वारा एक्सेस हो जाएगा। आप इसको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ ऐसे समझें कि आपका घर है, आपकी कोई अपार्टमेंट है, उसमें अगर आप लोगों ने कोई भी, या आपका ऑफिस है, ऑफिस में अगर आपने
अपनी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबको आईडी कार्ड्स, एम्प्लॉय कार्ड्स दिए हुए हैं, एक्सेस कार्ड्स दिए हुए हैं। अगर उसके अलावा कोई भी यूज़र हमारा हमारे एक्सेस कार्ड नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल पर्सन या विजिटर हमारी ऑफिस के हमारे ओडीसीज में एंटर कर जाएगा और हमारे सिस्टम को यूज़ कर सकता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो भी एप्लीकेशन होती है उसको हम ये सिक्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर ऑथोराइज यूज़र ही हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। विदाउट दैट हम उस एप्लीकेशन का एक्सेस डिनाई कर देते हैं, राइट। तो अब ये हम पूरा प्रोसेस कैसे करते हैं, क्या क्या एजोर में सर्विसेज हैं, आइए देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब दोस्तों, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदाउट प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो पहली प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, कोई अगर अननोन यूजर है वो आपकी बैंकिंग पोर्टल लॉगिन करके कस्टमर की इंफॉर्मेशन देख सकता है, राइट। अब अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें कोई भी आपका यूजर नेम पासवर्ड का फंडा नहीं है, एक्सेस कंट्रोल नहीं है, कोई भी अनऑथराइज यूजर या हैकर आपका जाएगा बैंकिंग एप्लीकेशन में और पूरे के पूरे किसी भी यूजर की सारी डिटेल को, अकाउंट को, सबको चेक कर सकता है, सब इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो ये अनऑथराइज यूजर का रिस्क हो गया पहला। दूसरा, आप देख सकते हैं सेंसिटिव डेटा लीक कर सकता है। अब अगर बाय द वे मैं आपके सिस्टम में एंटर कर गया क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं था, तो वहाँ पे जितना भी किसी भी यूज़र का सेंसिटिव डेटा है, चाहे उसका आधार कार्ड है, चाहे उसका यूज़र क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड कुछ भी है, वो सब इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस हो जाएगी और वो उस एक्सेस को लीक कर सकता है या मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है। तीसरा है कि अगर आपने आपके सिस्टम में उसको एक्सेस मिल गया, उसके बाद आपके सिस्टम में जितने भी पासवर्ड्स हैं एडमिन के, आपके और आपके जितने भी आपके सेंसिटिव आपके एडमिन और बाकी अकाउंट्स के एक्सेस पड़े हुए हैं, वो सब वो एक्सेस कर सकता है और उनको मिसयूज करके वो आपकी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है, राइट। तो एक तरह से वो उसको एडमिन के पासवर्ड को या यूजर को मिसयूज करके उसको मिसयूज कर सकता है। तीसरा, सिस्टम मिसयूज या डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है। अब अगर अनऑथराइज यूजर प्रोडक्शन डेटाबेस के रिकॉर्ड को मॉडिफाई या डिलीट कर सकता है। अब सोचो आपके कोई साइट है, आपकी कंपनी की साइट चल रही है, कोई अनऑथराइज यूजर आया, उसने आपके प्रोडक्शन डेटाबेस का एक्सेस मिल गया और उसमें उसने रिकॉर्ड्स कुछ भी चेंज कर दिए, कोई फिगर चेंज कर दी, कोई डेट चेंज कर दी या कुछ भी, जिससे आपकी पूरे का पूरा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी या वो गलत हो जाएगी। तो दैट्स आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की, वो सैलरी को 10 टाइम्स कर सकता है, राइट। ऐसा कुछ भी वो वहाँ पे गलत उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका सिस्टम मैनिपुलेट हो गया, राइट। बिजनेस लॉस और रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। अब दोस्तों, ये सब जो चीज़ें आपकी अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, इसका कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी का इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। अब कोई आपका बैंक है, बैंक में आपने अपना अकाउंट खोला हुआ है, अपनी चीज़ें आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रखी हुई है, और अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, आपका क्रेडिट कार्ड या आपका अकाउंट की डिटेल्स, पासवर्ड, तो उस कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है और कस्टमर उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगली बार जो भी अगर यूज़र होगा, कस्टमर होगा, वो उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाएगा क्योंकि उसको रिस्क रहेगा कि पता नहीं मेरा डेटा वहाँ पे सेफ है कि नहीं है। या कोई भी आपकी मेडिकल कंपनी है जहाँ पे आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, या आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो ऐसे जितनी भी कंपनियां हैं, इतने जितने भी हैं जहाँ पे आपका डेटा सेफ होना चाहिए, वहाँ पे अगर ऐसा डेटा ब्रीच होता है तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है और उसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है और कस्टमर उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दैट इज ए बिजनेस लॉस। ओके। ऐसे ही आपका कंप्लाइंस और ऑडिट इशू आ सकते हैं। हर कंपनी जो भी आपकी फॉर एग्जांपल मेडिकल कंपनी, फाइनेंस, उनको कहीं ना कहीं कंप्लाइंस को फॉलो करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि उनका डेटा, यूज़र का डेटा, कस्टमर का डेटा सेफ है, सिक्योर है और वो कभी भी एक्सपोज नहीं होगा एक्सटर्नली। लेकिन अगर इस तरह से कोई अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस करके आपके डेटा को लीक कर देता है पब्लिकली, तो ये कंप्लाइंस आपका फेल हो जाएगा और कंपनी सिक्योरिटी रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी तो ऑडिट फेल या पेनल्टी लग सकती है। तो इस तरह से कंपनी पे पेनल्टी लग जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अगर हम अपने एक्सेस को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे हैं या सिक्योर नहीं कर रहे हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकती हैं, हमारी एप्लीकेशन को हो सकती हैं, हमारी कंपनी को हो सकती हैं। तो विदाउट प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी ब्रीच होगा, डेटा लॉस होगा, बिजनेस लॉस और लीगल इश्यूज का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने सिस्टम में, अपनी एप्लीकेशन में प्रॉपरली एक्सेस कंट्रोल मेंटेन करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे दोस्तों।
देखिए, सबसे पहला सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर मैंने सभी एम्प्लॉय को एक एक्सेस कार्ड दिया हुआ है एंट्री करने के लिए, सोचो, तो केवल वही यूजर्स या एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में एंट्री कर पाएंगे जो कि ऑथोराइज है। दैट मीन्स आपका अनऑथोराइज एक्सेस आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज अपने कॉर्पोरेट अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज नो अदर पर्सन विल लॉग इन। राइट यूजर को राइट एक्सेस मिलता है। अब अगर आप अपनी कंपनी में, आपके मल्टीपल रोल्स होते हैं, कोई एडमिन है, कोई एम्प्लॉय है, कोई मैनेजर है, सबका काम अलग अलग है, प्रोफाइल अलग अलग है, सबका एरिया अलग अलग है, सबका सिस्टम में एक्सेस भी अलग अलग है। एचआर वालों को केवल एचआर पोर्टल का एक्सेस होता है, एडमिन को एडमिन का, तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय लेवल पर, राइट, मैनेजर को मैनेजर लेवल पे। अगर सबको सब कुछ डेटा विजिबल हो जाएगा तो आपकी कंपनी की सेंसिटिविटी या आपका जो भी हायर की है वो आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जो यूजर है, जिसका जो रोल है, प्रोफाइल है, उसको केवल उतना ही एक्सेस मिले, ना कि कम ना कि ज्यादा, राइट। सेंसिटिव डेटा सिक्योर रहता है। कस्टमर डिटेल, सैलरी डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेफ रहते हैं, राइट। जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है वो सिक्योर रहता है। अब वो सोचो, अगर आपकी कंपनी में आपका सैलरी की इंफॉर्मेशन सबको लीक हो जाए, आपको सबको एक दूसरे की सैलरी पता चल जाए, तो दैट वुड बी ए वेरी सेंसिटिव इशू, राइट। तो इसलिए ये सब चीज़ें, सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए। सिस्टम मिसयूज और अटैक प्रिवेंट होते हैं। अनऑथोराइज एक्सेस, डेटा चेंज, मेलवेयर अटैक्स को रोका जा सकता है, राइट। तो इस तरह से जो भी हमारे अनऑथोराइज एक्सेस हैं, उसके सिस्टम को हम प्रिवेंट करते हैं, राइट। कंप्लाइंस और ऑडिटिंग इजी हो जाती है, राइट। लॉग्स, रिपोर्ट और एक्सेस रिकॉर्ड से ऑडिट पास करना इजी होता है। तो अगर हम सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से कंप्लाइंस होगा, और हमारा सिस्टम जो भी ऑडिट होगा सिक्योरिटी का या कंप्लाइंस का, उसको वो पास कर जाएगा। तो बेसिकली पर्पस यही है कि आपका जो प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होने से आपकी एंटरप्राइज का ओवरऑल डेटा, सेंसिटिव डेटा, और जो आपका सिस्टम है वो सेफ रहता है और कंप्लायंस रहता है, राइट। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली ये समझते हैं कि बेसिकली अब हम एज्योर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, या आर्किटेक्चर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्या सर्विस यूज कर सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम सेफ रहे, सिक्योर रहे, राइट। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट को देखेंगे। ऑथेंटिकेशन में हम देखेंगे कि यूजर को वेरीफाई करेंगे कि वो जेन्युइन है या नहीं है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जनरली टू टाइप्स के यूजर होते हैं, राइट। अब एप्लीकेशन आप कोई भी बनाएंगे तो उसको कोई भी यूजर यूज करेगा, एक्सेस करेगा, राइट। सबसे पहला काम हमारा यही सिक्योर करना है कि अथेंटिकेट यूजर ही केवल उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं है कि उस यूजर का कोई अकाउंट नहीं है, कोई उसका रोल नहीं है, तब भी वो आपकी एप्लीकेशन में एंटर कर पा रहा है या एक्सेस कर पा रहा है। तो पहला, फर्स्ट लेवल यही है कि हमारी एप्लीकेशन में केवल अथेंटिकेटेड यूजर ही एक्सेस कर सके, राइट। तो दोस्तों, अब ये समझो आप सबसे पहले कि यूजर्स कौन होते हैं। यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो कि हमारे कंपनी के ही लोग होते हैं, जैसे कि कोई मेरा सिस्टम है तो उसमें एम्प्लॉयज उसको एक्सेस कर सकते हैं, एचआर की टीम, डेवलपर्स, एडमिन, कंपनी मैनेजर्स, राइट। जैसे कि सिस्टम मेरा एचआर पोर्टल हो गया कंपनी में, या इंटरनल ईआरपी सिस्टम हो गया, या कंपनी का वीपीएन पोर्टल। कहने का मतलब ये है कि आपकी कंपनी की इंटरनल एप्लीकेशन को केवल आपकी कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज ही ये एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरह के यूजर्स को हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं, राइट। जैसे कि मैं एक्स वाई जेड कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन है, एचआर की एप्लीकेशन है। ये सब एप्लीकेशन केवल उस कंपनी एक्स वाई जेड के एम्प्लॉय ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की कंपनी का या बाहर के लोग कोई भी जाके उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। तो ऐसे यूजर्स को हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। ये यूजर्स कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर मैं अपने घर में कोई चीज़, मेरी फाइल्स हैं या कोई सेंसिटिव डेटा है, तो मेरे केवल घर के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई बाहर का पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे ये एक तरह से इंटरनल एप्लीकेशन है, और उनको यूज करने वाले केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स हैं, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, या पब्लिक कस्टमर्स कौन होते हैं। ये होते हैं हमारे कस्टमर्स, पब्लिक यूजर्स या ऐप कंज्यूमर्स। जैसे कि मेरी कोई बैंकिंग की साइट है, आईसीआई बैंक है, इसमें कोई भी यूजर अपना अकाउंट खुलवा सकता है और अपना क्रेडेंशियल बना के उसको एक्सेस कर सकता है। इसके लिए उसको आईसीआई बैंक का एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं है, राइट। या फिर मेरी जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है, आपकी फ्लिपकार्ट है, आपकी अमेजन है, इसमें कोई भी यूजर जाएगा, अपना लॉगिन क्रिएट करेगा, कस्टमर बन जाएगा, और फिर वो उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। ऐसे ही हमारी फूड डिलीवरी ऐप यूजर्स, जितनी भी हमारी फूड डिलीवरी ऐप है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी यूजर जो अपना एक अकाउंट बनाता है वहाँ पे,
वो एक्सटर्नल यूज़र है और वो कहीं से भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ये यूज़र्स कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं होते, ये कोई उसके एम्प्लॉय नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो 90% हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन एक्सटर्नल यूजर्स के द्वारा ही एक्सेस होती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, बैंकिंग साइट, रेलवे साइट, इंश्योरेंस की साइट, राइट। हमारी कोई भी इस तरह की साइट जहाँ पे हम कोई भी अपना ई कॉमर्स का या शॉपिंग का कोई भी प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी मैक्सिमम हमारी कस्टमर एक्सटर्नल होते हैं जो कि इंटरनेट से आते हैं, राइट। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, दो तरह के यूजर्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं उनको हम बी टू बी कहते हैं। ये बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि जो हमारी कंपनी है उसमें कंपनी के या तो एम्प्लॉयज हो जाएंगे या कंपनी के साथ ही कुछ वेंडर्स जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएंगे, या कुछ पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि अमेजन है। अमेजन की साइट में अगर आपके इंटरनल उनके यूजर्स हैं वो, या फिर उन्होंने जो जिनसे से वो सामान खरीदते हैं वो, या जो कुछ और भी उन्होंने पार्टनर्स रखे हुए हैं, तो वो सब लोग ही इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे, राइट। तो ऐसे ग्रुप या ऐसे लोग जो केवल आपके इंटरनल आपकी एप्लीकेशन से इंटरनली जुड़े हुए हैं या उनको एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको हम बी टू बी बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, राइट। यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस या वर्कफोर्स आइडेंटिटीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। तो दोस्तों ये जो हमारा बी टू बी है, इसको हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं? जब मेरी एप्लीकेशन केवल इंटरनल यूजर्स के द्वारा एक्सेस हो रही है, तो वहाँ पे मैं एक तरह से बी टू बी वाला यूज कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा अभी एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है, राइट। तो इसमें फॉर एग्जांपल मेरी एचआर पोर्टल है, एचआर पोर्टल को या तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ जो कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, या फिर मेरी कंपनी में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए हैं या कुछ वेंडर्स हैं जो कि सिक्योरिटी या कुछ और काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी हमने टेम्परेरी या गेस्ट एक्सेस दिया हुआ है और वो ही केवल एक्सेस कर सकते हैं मेरे सिस्टम को। तो ऐसे यूजर्स को हम बी टू बी बोलते हैं, राइट। तो अब हमारी जो भी किस तरह का यूजर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी सर्विस में एजोर की कॉन्फ़िगर करते हैं। एप्लीकेशन को इंट्रा आईडी में रजिस्टर करते हैं। जो भी एप्लीकेशन ऐसी इंटरनल हमारी बनती है, जैसे कि एचआर पोर्टल, उसको मैं इंट्रा आईडी में पहले रजिस्टर करूंगा ऐप रजिस्ट्रेशन के थ्रू। उसमें फिर मैं यूजर्स और ग्रुप को असाइन करता हूँ कि कौन कौन यूजर ग्रुप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और फिर मैं उसमें एमएफए और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी अप्लाई करता हूँ, जो कि हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज। तो इस तरह से बेसिकली वो एप्लीकेशन मेरी केवल इंटरनल यूजर्स के थ्रू ही एक्सेस हो सकती है, राइट। दोस्तों कई बार ये लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ बता रहा हूँ इन चीज़ों का। मे बी ये एक पूरा अपने आप में बड़ा टॉपिक है, हम लोग एक कोई अलग से एक वीडियो बना सकते हैं जहाँ पे मैं आपको बी टू बी और बी टू सी पूरा डिटेल से बता सकता हूँ कि एंटर आईडी में कैसे कन्फिगर करते हैं। बट ऑन ए हाई लेवल अभी आप इतना समझे केवल कि बी टू बी इज़ वेयर जहाँ पे हमारी कोई इंटरनल एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को उस कंपनी के एम्प्लॉय या उसके वेंडर या पार्टनर लोग ही केवल एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक। उनको हम बी टू बी बोलते हैं। और बी टू सी वो होता है जहाँ पे हमारी कंपनी को कोई पब्लिक एक्सटर्नल कस्टमर्स यूज करते हैं, जैसे अमेजन हमारी, आईसीआई बैंक हमारा, या हमारी कोई भी ऐसी साइट जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल कस्टमर करते हैं। तो यहाँ कंपनी डायरेक्टली पब्लिक कस्टमर्स या कंज्यूमर को एप्लीकेशन का एक्सेस देती है, एग्जांपल शॉपिंग ऐप कस्टमर्स, राइट। तो ये हमारा बी टू सी कहता है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे आप कोई एक्सटर्नल यूजर हो। आई होप आपको अभी आइडिया समझ में आ गया होगा। We will discuss or create one another video for more detailed understanding, right? तो दोस्तों बी टू सी के लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटर्नल आईडी यूज करते हैं। वहाँ पे हम बी टू सी का टेनेंट क्रिएट करते हैं, साइन अप और साइन इन यूजर का फ्लो पूरा एक उसमें होता है, वो क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, और वहाँ पे फिर हम गूगल फेसबुक जैसे आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू उसको इंटीग्रेट करते हैं, ताकि आप गूगल और फेसबुक अपने लॉगिन के थ्रू भी वहाँ पे लॉगिन कर सकें, राइट। तो ये इंटरनली एक अपने आप में पूरा एक अलग सर्विस कॉन्फ़िगरेशन है बी टू बी और बी टू सी का। बट अभी आप ये मान के समझो कि अगर आपकी एप्लीकेशन इंटरनल है तो आप बी टू बी कन्फिगर करेंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन पब्लिक फेसिंग है तो आप बी टू सी कन्फिगर करेंगे, और इसके लिए आप सर्विस यूज़ करेंगे एजोर की एंट्रा आईडी, और उसके थ्रू आपके जो भी आपका एक्सेस है वो आपका सिक्योर हो जाएगा कि केवल ऑथेंटिक यूज़र जो रजिस्टर्ड यूज़र है केवल वही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, इसके अलावा कोई आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन के एक्सेस को सिक्योर कर दिया है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। ओके। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सेस आपका मिल गया है यूजर को।
अब यूजर को एक्सेस मिलने के बाद हमारा सेकंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम बोलते हैं एमएफए। इसका पर्पस होता है कि पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज के रिस्क को रिड्यूस करना। फॉर ये हमारा होता है सेकंड लेवल का ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप जानते भी हैं आज की डेट में ओटीपी, हर चीज में ओटीपी चलता है। अगर बाय द वे आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसमें आपका जो आपने लॉगिन पासवर्ड डाला अपना, उसके बाद आपका बैंक आपसे दोबारा एक ओटीपी पूछता है जो आपके बैंक में आता है। जब वो ओटीपी आप डालते हैं उसके बाद ही आपका कोई भी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होता है फाइनेंशियल। ऐसा इसलिए होता है कि अगर इन केस आपका पासवर्ड किसी ने लीक हो गया है या किसी ने हैक कर लिया है और किसी ने देख लिया है और वो आपका फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, उस केस में उसको एक लेवल का और उसको ऑथेंटिकेट करना होता है जो कि मोबाइल के थ्रू होता है ओटीपी के। तो इस तरह से जिसके पास जो उसका ऑथेंटिकेट यूजर होगा उसके पास मोबाइल होगा और ओटीपी जाएगा। अगर उसने वो ओटीपी भी सक्सेसफुली डाल दिया देन ओनली आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ये अपने आप में हम सब लोगों को पता ही है, आज की डेट में हम दो लेवल के जो भी जितने भी हमारे फाइनेंशियल या सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं वो हम दो लेवल पे कंप्लीट करते हैं। पहले लेवल पे यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और दूसरे लेवल पे फिर हम ओटीपी के थ्रू करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें एजोर में सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी में, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो ये आप कॉन्फ़िगर करते हैं तीन लेवल पे। या तो आप ओटीपी आ सकता है एसएमएस के थ्रू, या हमारी एक ऑथेंटिकेटर ऐप होती है माइक्रोसॉफ्ट की, वो हम कर सकते हैं, या पुश नोटिफिकेशंस, राइट। तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं मैं क्विकली आपको बताता हूँ। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेकंड लेवल का ऑथेंटिकेशन है। इसको हम सेट कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, या फिर हमारा कोई हम ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। इसको करना कैसे है दोस्तों, करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइक्रो पोर्टल पे जाएंगे, azure.com पे ये सब चलाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी सर्च करेंगे ताकि हम अपनी एंटर आईडी में आ जाएं। उसके बाद आप यूजर्स पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यूजर्स वाले में, यूजर्स पे आपको मान लिया आपको किसी पर्टिकुलर यूजर्स के लिए एमएफए सेलेक्ट करना है या ग्रुप के लिए, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। मैंने यहाँ पे जॉन डोए डोए को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद ओपन ऑथेंटिकेशन मेथड्स, यहाँ पे आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन मेथड में जाएंगे कि आपको जो ऑथेंटिकेशन करवाना है वो कैसे करवाना है, एसएमएस के थ्रू या फोन कॉल के या ऐप के थ्रू, राइट। तो आप ऑथेंटिकेशन मेथड्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ऑथेंटिकेशन मेथड पे क्लिक करेंगे स्टेप 5 में। और स्टेप 6 में आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मेथड आएंगे जिसमें से आप अपना कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल। उसके बाद मेरी कॉन्फ़िगरेशन मेथड होगा फॉलो द, अगर आप ऑथेंटिकेटर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट उसके लिए आपका स्कैन कोड आ जाएगा जिससे आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। ये सब क्या वेरीफाई और कंप्लीट हो जाएगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप आपकी फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगर हो गई, राइट। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जाएंगे वापस से सिक्योरिटी में, कंडीशनल एक्सेस में, वहाँ पे एक न्यू न्यू पॉलिसी बनाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपनी न्यू पॉलिसी में कंडीशनल पॉलिसी डालेंगे और इसको आप एमएफए को इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपका बेसिकली अब क्या हो जाएगा, इस यूजर के लिए आपका जब भी ये कुछ भी आपका करेगा, एक्सेस करना चाहेगा, तो इसको दो लेवल पे ऑथेंटिकेट करना होगा। तो इसके लिए हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया है। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को एक्सेस लेवल पे सिक्योर कर रहे हैं कि अगर बाई द वे हमारे यूजर का क्रेडेंशियल्स लीक हो जाए, हैक हो जाए, तब भी हम उसको सेकंड लेवल पे एसएमएस के थ्रू या ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू या किसी भी तरह दोबारा से ऑथेंटिकेट करेंगे, और अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है तभी हम उस यूजर को एक्सेस देंगे अपने सिस्टम में, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो हम नॉर्मली करते हैं, ऑथोराइजिंग यूजिंग द आरबैक, राइट। इसका क्या मतलब है, आरबैक का मतलब होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ऑथोराइजिंग यूजिंग द आरबैक। अब दोस्तों अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी में एचआर टीम है, एचआर टीम को सिर्फ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, राइट। उसके बाद एक फाइनेंस टीम को सिर्फ बिलिंग का डेटा देखना है और डेवलपर को सिर्फ एप्लीकेशन के रिसोर्स मैनेज करने हैं, ठीक है। तो कंपनी में आप जैसे जानते हैं अलग अलग तरह के रोल हैं, अलग अलग टीम्स हैं, उनको अलग अलग तरह पे काम है, उनका अलग अलग तरह का उनको डेटा एक्सेस करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे डेवलपर को एचआर की टीम का पूरा एक्सेस दे दूं जहाँ पे उनका पूरा एचआर का डेटा है, पॉलिसीज का, एम्प्लॉयज का, जो भी हमारा नया हायरिंग पॉलिसी आने वाली है या हमारा कुछ भी है, अगर वो एक्सेस दे दूं, या फिर मैं फाइनेंस टीम का जो बिलिंग का डेटा है वो एक्सेस दे दूं डेवलपर को, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर डेवलपर को ये सब इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाएगा तो वो डेटा मिसयूज हो जाएगा, राइट। किस पर्सन की कितनी सैलरी है, आगे हमारा क्या बोनस का प्लान है, क्या प्रमोशन स्ट्रेटेजी है, तो वो सब डेटा लीक हो जाएगा। दैट इज ए वेरी बिग रिस्क फॉर ए एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि हम किसी भी रोल के हिसाब से ही उसको एक्सेस प्रोवाइड करें, ओके।
तो आर बैक का मतलब एजोर में सर्विस है रोल बैक एक्सेस कंट्रोल। उसका पर्पस यही है कि यूजर को सिर्फ वही परमिशन मिले जो यूजर रोल के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। तो सर्विस है जो आर बैक फीचर्स में हमारे ऑलरेडी वहाँ पे कुछ रोल्स बने हुए आते हैं, रीडर, कंट्रीब्यूटर या ऑनर। तो जैसा जैसा रोल है उसके हिसाब से ही उसको उतनी परमिशंस मिलती हैं। रीडर केवल रीड कर सकता है, कंट्रीब्यूटर रीड और राइट कर सकता है, लेकिन किसी को उसका ऑनर या उसका मॉडिफाई नहीं कर सकता। और ऑनर सब कुछ कर सकता है, रीड, राइट, और किसी को उसका कंट्रीब्यूटर भी बना सकता है। कंट्रीब्यूटर केवल रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, लेकिन किसी को उसका कंट्रीब्यूटर नहीं बना सकता। ऑनर के पास वो राइट होता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग लेवल के राइट्स होते हैं, वो उसी तरह से उनको एक्सेस को कर सकते हैं, राइट। तो आइए दोस्तों देखते हैं फटाफट हम आरबैक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस आरबैक में यूजर को सिर्फ रिक्वायर्ड परमिशन देना। आरबैक इंश्योर करता है कि यूजर को सिर्फ वही परमिशन मिले जो यूजर रोल के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। एचआर को केवल एचआर डेटा पर मिले, फाइनेंस को बिलिंग डेटा पर, और डेवलपर को एप्लीकेशन पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेवलपर को एचआर का और फाइनेंस का डेटा भी मिल रहा है, राइट। ये आप समझ ही गए हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बिल्ट इन रोल्स आते हैं। तो एजोर ऑलरेडी कुछ बने बनाए रोल देता है, और उनके जैसे कि रीडर मैंने बताया आपको, कंट्रीब्यूटर और ऑनर। तो ऑनर के पास आप देखते हैं फुल एक्सेस है, सब कुछ मैनेज कर सकता है, रिसोर्स को क्रिएट कर सकता है, रोल असाइन कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, रीडर के पास केवल रीडर एक्सेस होता है, कंट्रीब्यूटर के पास थोड़ा सा हाइयर होता है। तो इस तरह से कुछ रोल ऑटोमेटिकली एजोर में बने हुए आते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये रोल आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ कस्टम रोल्स भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसको सेटअप करने का क्या तरीका है। जिस भी आप रिसोर्स को आरबैक के थ्रू यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट है, एक स्टोरेज अकाउंट है, उसमें 3 बंदे यूज कर रहे हैं, एचआर टीम, फाइनेंस टीम, डेवलपर टीम। तो आप क्या करेंगे, स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल वाले पे क्लिक करेंगे, आईएएम पे क्लिक करेंगे, और वहाँ पे फिर आप ऐड रोल असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड रोल असाइनमेंट करते हैं, वहाँ पे फिर आप एक रोल असाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल रीडर, और आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किसी पर्टिकुलर यूजर ग्रुप या सर्विस प्रिंसिपल को। जैसे कि आप लास्ट स्टेप नंबर 4 में देख सकते हैं, मैंने एक रीडर रोल असाइन किया है किसी यूजर ग्रुप को, और सेलेक्ट किया है एचआर टीम को। तो एचआर टीम मेरी अब इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के लिए केवल एक रीडर का रोल प्ले करेगी, यानी कि वो कुछ चीज़ों को केवल एक्सेस कर सकती है, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ पे किसी को उसका कंट्रीब्यूटर बना सकता हूँ, किसी को इसका ऑनर बना सकता हूँ इस स्टोरेज अकाउंट का। इस तरह से मेरी जो पूरा का पूरा स्टोरेज अकाउंट है, ये मेरा मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो अपने रोल के हिसाब से ही उनको डेटा विजिबल होगा या दिखाई देगा या एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मेरा इस स्टोरेज अकाउंट में बिलिंग का डेटा है, तो केवल बिलिंग का डेटा मेरी फाइनेंस टीम देख सकती है। अगर कोई इंप्लॉय रिकॉर्ड है, तो केवल हमारी एचआर टीम देख सकती है। और डेवलपर एप्लीकेशन का डेटा है, तो केवल डेवलपर देख सकता है। तो इस तरह से बेसिकली हम अपने डेटा को रोल के हिसाब से एक्सेस देते हैं। तो इससे हमारी सिक्योरिटी, हमारा डेटा भी सेफ रहता है और हमारा एक्सेस भी सेफ रहता है, किसी को भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं मिलता है, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज, राइट। अब मान लो आपकी कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि एम्प्लॉय में सिर्फ कंपनी लैपटॉप से ही लॉगिन कर सकते हैं, राइट। अब और दूसरा, या फिर केवल इंडिया लोकेशन से ही एक्सेस अलाउड है। ठीक है, अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपकी कंपनी है, अब मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, अपनी कंपनी में, तो मैं केवल कंपनी के लैपटॉप को ही नेटवर्क में ऐड कर सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं उसमें अपना पर्सनल लैपटॉप लेके जा रहा हूँ और उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कंपनी में पॉलिसी होगी, वो उस लैपटॉप को अलाउड नहीं करेगी, अपने नेटवर्क में एक्सेस नहीं करने देगी। या फिर मैंने ये पॉलिसी बनाई हुई है अपने कि केवल इंडिया के, क्योंकि मेरी पूरा बिजनेस इंडिया से चल रहा है, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि जितने भी यूजर्स हैं मेरे, वो इंडिया से ही लॉगिन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मे बी आपने यू फाइंड आउट कि किसी ने यूएस से या यूके से या किसी और रीजन से लॉगिन किया है। उस केस में आपको इंश्योर करना होगा कि उसको एक्सेस ना मिले, क्योंकि वो एक हैकर हो सकता है या कोई भी आपका अनऑथराइज पर्सन हो सकता है जो आपके सिस्टम को किसी दूसरे रीजन से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस तरह की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज़ भी मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा जो कंपनी का बिजनेस है, जो लोकेशंस हैं या जो एम्प्लॉय है, वो हमें पता रहे कि कहाँ से एक्सेस कर रहा है, और केवल अलाउड लोकेशन से ही उसको एक्सेस मिल सके। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में जाते हैं फिर से, और यहाँ पे हमारे फीचर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिवाइस बेस्ड एक्सेस, कि केवल डिवाइस
किस डिवाइस को एक्सेस मिलेगा, किस लोकेशन से मिल सकता है, और कितने रिस्क के बेस पर आपको लॉगिन मिल सकता है, कंट्रोल। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉजिक है, जहाँ पे हम देखते हैं अजोर में जाएंगे, सर्च करेंगे इंट्रा आईडी, और वहाँ पे हम सिक्योरिटी में जाएंगे, और सिक्योरिटी में जाके फिर हमारा कंडीशनल एक्सेस पे क्लिक करके हम अनकंडीशनल एक्सेस पॉलिसी क्रिएट करते हैं। तो कैसे होता है, पहले हम सबसे पहले 4 स्टेप्स में नेविगेशन करेंगे, वी विल कम टिल कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस हमारी, फिर उसके बाद हम वहाँ पे एक, आप देखते हैं स्टेप नंबर 1 जहाँ पे न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। न्यू पॉलिसी क्लिक करने के बाद अपनी पॉलिसी को एक नाम देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, फॉर एग्जांपल ब्लॉक एक्सेस फ्रॉम यूनाइटेड लोकेशंस, अनट्रस्टेड लोकेशंस, राइट। उसके बाद यूजर्स, किन किन यूजर्स को हमें ये पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो हम वो यूजर्स या ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद किस किस एप्लीकेशन के लिए पॉलिसी है, तो हम अपनी वो क्लाउड ऐप पे चाहते हैं, किस पे भी चाहते हैं, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कंडीशनल लोकेशन में हमने देखा कि हमने फिर वो लोकेशन सेलेक्ट की, सेलेक्ट लोकेशंस, लोकेशन सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल मैंने दिया इंडिया, तो हमें केवल इंडिया लोकेशन ही सेलेक्ट करनी है सिलेक्टेड लोकेशंस में, राइट। ऐसे ही डिवाइस में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस किस डिवाइस, जो भी डिवाइस है मेरी, कौन सी डिवाइस अलाउड है, तो जैसे कि एग्जांपल अलाउ ओनली विंडोज डिवाइस, तो मैंने विंडो डिवाइस सेलेक्ट किया, तो केवल विंडोज डिवाइस सेलेक्ट हो सकती है, राइट। एक्सेस कंट्रोल ग्रांट, अब अगर ये कंडीशन मिल जाती हैं तो मुझे क्या करना है, अगर कोई मेरा इंडिया से कर रहा है तो मैं अलाउ करूंगा, और अगर किसी दूसरी लोकेशन से कर रहा है तो उसको मैं डिनाई कर दूंगा। इन सबको रिव्यू करने के बाद मैं फिर इनेबल करके इस पॉलिसी को क्रिएट कर दूंगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली आप ये सब चीज़ें हैंड्स ऑन देख सकते हैं अजयोर सर्विस में जाके। मेरा पर्पस केवल आपको बताने का ये है कि आपको इस तरह से जाके कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज बनानी है। उसमें आपके पास ये डिवाइस लोकेशन या आपकी डिवाइस की लोकेशन, या फिर आपकी यूज़र की लोकेशन, या आपका रिस्क फैक्टर, ये सब कंसीडर करके आपको किस यूज़र, किस ग्रुप, किस डिवाइस को अलाउ करना है या डिनाई करना है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा ये फ्लो हैंड्स ऑन नहीं करवा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि आप समझें कि कंडीशन एक्सेस पॉलिसी कहाँ पे लगानी है और ये क्या करेगा। तो इसका पर्पज़ अल्टीमेटली ये रहेगा कि अगर कोई भी यूज़र किसी अनअलाउड लोकेशन से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसका हम वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, तो इससे आपका सिस्टम सेफ हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सिस्टम एप्लीकेशन सिक्योरिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। दोस्तों प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट पर्पस क्या है इसका, इसको हम शॉर्ट में पिम भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। पिम इसका मतलब है, मान लो एक कंपनी में कोई एजोर एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ इमरजेंसी में या मेंटेनेंस के टाइम ही एडमिन एक्सेस चाहिए, ठीक है। अगर उसको हम परमानेंटली फुल एडमिन राइट्स दे दिए जाएं तो मिसयूज या एक्सीडेंटल चेंज का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अकाउंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, क्योंकि उनके पास फुल एक्सेस होता है। वो किसी भी सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये वाले अकाउंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हम लोग अभी तक हम क्या करते थे कि अपने किसी सिस्टम में अकाउंट्स, इस तरह के जितने भी एडमिन अकाउंट्स थे वो बना देते थे और किसी को असाइन कर देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एडमिन का जो अकाउंट है उसका मिसयूज हो जाए, या बाय द वे, बाय मिस्टेक वो कोई सर्विस स्टॉप कर दे या उसको चेंज कर दे, तो सिस्टम पे पूरा रिस्क आ जाएगा, राइट। तो इस रिस्क को दूर करने के लिए अब देयर इज अ सर्विस दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, राइट। ये सर्विस इंश्योर करती है कि एडमिन एक्सेस सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही अप्रूवल के साथ एक्टिवेट हो, और काम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम में कोई सर्विस जो है वो बहुत स्लो परफॉर्म कर रही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने एडमिन, आप अभी क्या करेंगे, किसी यूज़र को या जो भी आपका एडमिन है उसको कुछ टाइम के लिए एडमिन एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। वो सर्विस पे जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको वो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना है वो चेंज करेगा। चेंज होने के बाद वो उसको सेट करेगा, और उसके बाद उसका जो है पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद उसका ऑटोमेटिकली जो एडमिन राइट्स है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसमें प्रोसेस ये रहता है कि आपको कुछ देर के लिए अपना एडमिन राइट्स रिक्वेस्ट करना होता है। वो 4 आवर्स, 8 आवर्स, वट एवर आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है, उस टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता है। और वो मिलने के बाद आप अपना काम करते हैं, और वो काम कंप्लीट होने के बाद आपका जो एडमिन राइट्स है वो आपका रिमूव हो जाता है। इससे हमारा ये सेफ्टी रहे कि कोई भी बंदा परमानेंटली हमारा एडमिन नहीं है, और वो कुछ टाइम के लिए हमारा एक्सेस करेगा सिस्टम, और काम खत्म होने के बाद वापस हो जाएगा। इससे हमें फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो एक्सीडेंटली वो मिसयूज़ नहीं कर पाएगा सिस्टम का,
दूसरा हमें ऑडिटिंग रहेगी कि ये किस पर्सन ने किस टाइम पे लॉगिन किया, उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जिसका मतलब है कि हम अपनी आइडेंटिटी को, प्रिविलेज आइडेंटिटी जो हमारे क्रिटिकल रोल्स हैं उसको हम मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो इसमें एक फीचर होता है एजोर में माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पिम, जिसके थ्रू हम ये करते हैं। और इसके फीचर्स क्या, जस्ट इन टाइम एक्सेस। जस्ट इन टाइम का मतलब यही है कि आपको जब जरूरत है आपको तभी एडमिन बनाया जाएगा, अदरवाइज आप नॉर्मल यूजर की तरह रहोगे। तो उससे बेसिकली फायदा यही हुआ कि आप एक अपने रोल को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको जब जरूरत है आप एडमिन बनेंगे, काम करेंगे, और देन योर रोल विल बी रिवोक। तो जस्ट इन टाइम आपको एक्सेस मिलेगा। अप्रूवल वर्कफ्लो, जब भी आपको कुछ भी अपना इस तरह का एक्सेस चाहिए तो आप पहले आप सिस्टम में जाएंगे, एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे कि मुझे, हाँ, इस सिस्टम में मुझे एडमिन बनना है, मुझे पिम चाहिए, प्रिविलेज आइडेंटिटी चाहिए, मुझे नॉर्मल यूजर से मुझे एडमिन बनना है। कोई आपका जो भी एडमिन होगा ग्लोबल, वो आपको दिखेगा कितने टाइम के लिए चाहिए, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर वो सही है तो वो उसको अप्रूव कर देगा। वहाँ पे आप जस्टिफाइड भी करोगे कि आप किस काम के लिए एक्सेस चाहते हो, कितने देर के लिए चाहते हो। उसके बाद फिर वो उसी टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 4 आवर्स या 8 आवर्स के लिए एक्सेस अलाउ करेगा। और जब आपका काम हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक्सेस वापस रिवोक हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए एक पर्टिकुलर एक्सेस मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, राइट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसमें कि एक हम सेफ्टी के साथ किसी को भी एडमिन बनाते हैं दोस्तों, राइट। आइए देखते हैं फटाफट हम कैसे करते हैं। नेविगेशन पाथ क्या रहेगा, एजोर पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे एंटर आईडी, उसमें हम आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस में जाएंगे, और वहाँ पे फिर हम प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट पे जाके क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी सेट करनी है। तो ये हमारी एंट्रा आईडी आ गई। एंट्रा आईडी में हम आके आइडेंटिटी गवर्नेंस में आई स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आप देखते हैं प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद आप स्कोप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस यूजर, किस ग्रुप और किसके लिए आपको ये बनाना है प्रिविलेज, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद इनेबल पिम फॉर ए रोल, आपने बोला ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो आपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपने पिम का रोल रिक्वेस्ट किया। रोल सेटिंग आपने सेट की कितने टाइम के लिए चाहिए मुझे, राइट। और मुझे अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो ये सब सेट करूंगा। देन ऐड एलिजिबल असाइनमेंट। उसके बाद किसको असाइनमेंट चाहिए, तो जिस जो भी आपका यूज़र रहेगा उसका असाइनमेंट हो जाएगा, और एक्सेस जस्ट इन टाइम, फिर उसको उस टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगेन दिस इज, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू सेट अप पिम, बट पर्पज इज व्हाई वी नीड द पिम। पिम इज बेसिकली हमारा इंश्योर सिक्योर करता है कि किसी को भी अननेसेसरी एडमिन राइट्स ना दिए जाएं, ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके, या कोई एक्सीडेंटली किसी सर्विस में या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना कर सके। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब किसी को कोई पर्टिकुलर काम है एडमिन लेवल का, तभी उसको वो एक्सेस मिले, वो अपना काम करे कुछ टाइम के लिए, और वो अप्रूवल के थ्रू ही उसको रोल मिले, कुछ टाइम के लिए मिले। उसके बाद जैसे ही काम खत्म हो जाए, आपका रोल आपसे वापस ऑटोमेटिकली वापस ले लिया जाए। तो ये अपने आप में इंश्योर करता है कि अननेसेसरी हमारा मिसयूज ना हो, राइट। तो इसलिए हम पिम को भी कॉन्फ़िगर करते हैं एप्लीकेशन को सेफ रखने के लिए। आई होप आप लोग ये फॉलो कर पा रहे होंगे कि हम कैसे अनऑथोराइज एक्सेस या अननेसेसरी एक्सेस, इन सबको फिल्टर कर करके एक एक चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब हमारा अगला आता है मैनेज आइडेंटिटी दोस्तों। मैनेज आइडेंटिटी का मतलब यही है, मान लो आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसको एजोर का सिक्योर डेटाबेस का या कीवर्ड का एक्सेस करना है, ठीक है। एजोर में आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसको या तो सिक्वल का डेटाबेस एक्सेस करना है या कीवर्ड एक्सेस करना है। अब अगर हम डेटाबेस का पासवर्ड एप्लीकेशन कोड में स्टोर कर दें तो पासवर्ड लीक होने का चांस रहता है। आप सब जानते ही हैं कि डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हमें उसका यूजर नेम, पासवर्ड, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अगर मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी कोड में रख दिया और वो कोड मैंने रेपोजिटरी पे डाल दिया, या वो कोड मेरा कहीं पे सेव है, वो किसी ने मिस बाई एनी चांस किसी डेवलपर ने या किसी ने देख लिया और उसमें वो स्ट्रिंग देख ली, तो वो आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। इस तरह से आपके डेटाबेस का एक्सेस जो है वो मिसयूज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसको सेव करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है मैनेज आइडेंटिटी। तो मैनेज आइडेंटिटी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली सिक्योर आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आप बिना यूजर नेम, पासवर्ड स्टोर किए सिक्योरली एजोर रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपकी जितने भी डेटा एजोर की सर्विस हैं, जैसे कि आपका स्टोरेज अकाउंट या डेटाबेस या कुछ भी, उसको कोई आपकी एप्लीकेशन एजोर की एक्सेस कर रही है, तो वो दोनों जब आपस में एक्सेस कर रही है तो उनको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आपका जो एजोर है वो ऑटोमेटिकली आपके वीएम को या आपकी ऐप सर्विस को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है इंट्रा आईडी में जाके। उस आईडी के थ्रू वो आपके एप्लीकेशन को या आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस के बनाने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस समझ जाता है कि ओके ये पर्सन है,
इसकी ये आइडेंटिटी है और इसको हमने एक्सेस मिला हुआ है इस वाले डेटाबेस पे, तो मैं इसको अपना एक्सेस अलाउ कर दूं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मैनेज आइडेंटिटी, जहाँ पे कि हमने एक इसको स्पेशल, हमने एक उसको स्पेशल टोकन दे दिया या स्पेशल राइट दे दिए कि हम आप जो भी आइडेंटिटी है मैनेज आइडेंटिटी, वो मुझे डेटाबेस को या स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, राइट। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे ये केवल जो सर्विस है मैनेज आइडेंटिटी की, दैट इज ओनली एजोर सर्विस के बीच में ही सिक्योर कम्युनिकेशन करवाती है, राइट। तो अगर दोनों सर्विस हमारी एजोर में है, जैसे कि ऐप सर्विस है, वीएम है, वो भी एजोर में है, बाकी आपके जितने डेटाबेस हैं एजोर वो भी आपका एजोर में है, तो विद इन द एजोर जो भी हम सर्विस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हम मैनेज आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो एजोर ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा एंटर आईडी में जाके, उस एंटर आईडी को वो एक रोल दे देगा एक्सेस की कि इसको डेटाबेस पे एक्सेस अलाउ है। तो इंटरनली इन सबको पता चल जाए कि हाँ भाई इस पर्सन को ये स्पेशल पावर मिली हुई है इस वाले डेटाबेस या स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने की, राइट। तो इस तरह से हम लोग अपनी मैनेज आइडेंटिटी को यूज करते हैं और हमारा जो रिस्क है वो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला या डेटाबेस वाला वो रिमूव हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल है, ऐप सर्विस है मेरी, वो कीवर्ड को यूज करना चाहती है, वीएम है वो स्टोरेज अकाउंट को कर रहा है या फंक्शन ऐप के थ्रू, तो देख रहे हो यहाँ पे कोई भी डेटा है हमारा, वो कोई भी सर्विस यूज कर रही है विद इन जो रहे हैं सब, राइट। तो यहाँ पे हम मैनेज आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो उसका क्या फंडा है, सर्विस मेरी एजोर मैनेज आइडेंटिटी है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन है, और सर्विस टू सर्विस हमारा सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है दोस्तों, राइट। तो इसको फिर से एक बार क्विकली देख लेते हैं कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। जैसे कि मुझे वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना है कोई भी आपका, फॉर एग्जांपल स्टोरेज अकाउंट कुछ भी, तो मैं वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे गो टू वर्चुअल मशीन, राइट, वर्चुअल मशीन मैंने सेलेक्ट की अपनी, उसके बाद मैंने वीएम सेलेक्ट किया, गो टू आइडेंटिटी में, उसके बाद आइडेंटिटी पे सेक्शन पे जाऊंगा, इनेबल। अब मैं सिस्टम असाइंड या मैंने यूजर असाइंड, दो तरह की आइडेंटिटी होती है, सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सपोज सिस्टम असाइंड सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद सिस्टम में असाइन किया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, गो टू ऐप, ऐसे ही मैं अपने ऐप सर्विस में कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस फिर से वही है, सिस्टम और यूजर असाइन दो तरह की आइडेंटिटी होती हैं। आप जिस भी सर्विस को एक्सेस देना चाहते हो, जैसे कि वीएम को या ऐप सर्विस को, आप वहाँ पे जाएंगे उसकी सिक्योरिटी वाले में, और वहाँ पे जाके आइडेंटिटी में जाएंगे और वहाँ पे अपनी उसको इनेबल कर देंगे बस। इनेबल करने के बाद फिर आप उसका रोल डिसाइड करते हैं जाके आई 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 एम में जाके, और वहाँ से उसको वो आइडेंटिटी मिल जाती है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन और ये सब इम्प्लीमेंटेशन में अगेन आई विल नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल, बट पर्पस यहाँ पे क्या सॉल्व हुआ कि आपका पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन मिल गया आपको एजोर की सर्विस के बीच में। तो आप अपने आपने अपने सिस्टम को एक्सेस को सिक्योर कर लिया, यानी कि आपने पासवर्ड का पूरा प्रोसेस ही यहाँ से रिमूव कर दिया, राइट। तो दोस्तों इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा, मैनेज आइडेंटिटी हम मैनेज करेंगे जिससे हमने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन किया, या फिर हमने पिम यूज़ किया जिसमें हमने अननेसेसरी किसी को भी एडमिन बनाने से रोक दिया है। तीसरे में हमने कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी डाली जहाँ पे हमने किसी भी लोकेशन या किसी भी अनऑथोराइज यूज़र को रोक दिया है, राइट, स्टॉप कर दिया है। उसके बाद हमने आर बैग दिया है, आर बैग में हमने देखा है कि जो जैसा रोल है उसको केवल उतना ही डेटा मिले सिस्टम में, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी एक्सेस कर पा रहा है। या फिर हमने यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया, जहाँ पे कि अगर हमारा पासवर्ड लीक भी हो जाता है तो हमारा सेकंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन वो हमें स्टॉप करेगा। और फर्स्ट लेवल पे हमने ये इंश्योर किया कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल है, वो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी में या हमारे एंटर आईडी में उनका एक यूजर क्रिएट हो, और वो उसके थ्रू ही वो ऑथेंटिकेट करें हमारी एप्लीकेशन को। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा है। तो दोस्तों इस तरह की ये सर्विस एजोर को यूज़ करके हम अपने सिस्टम के एक्सेस को भी सिक्योर कर लेते हैं, और जो हमने प्रॉब्लम शुरू में देखी थी ये सारी की सारी, इनको हम दूर कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे सिस्टम में आके कुछ भी डेटा उठा रहा है, लीक कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो सब चीज़ें हमने सेव कर ली हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ये काफ़ी थोड़ा डिटेल हो गया है, लेकिन दोस्तों जितना टेक्निकल चीज़ें ये हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एज एन आर्किटेक्ट जब आप जाएंगे तो आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना एक्चुअल लेवल पे ये चीज़ें समझाऊं, बताऊं, ताकि आप लोग जब आपको ये पता होंगी तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अराउंड थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं दोस्तों, राइट। तो आज इस वाले टॉपिक के साथ हमारा सिक्योरिटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी पहले की वीडियो नंबर 9, 10 और 11 तीनों मैंने कवर कर दी हैं। पहले में मैंने पूरा नेटवर्क कंप्लीट कर दिया आपका, जिसमें मैं पूरी बाउंड्री आपकी नेटवर्क की, आपके आर्किटेक्चर की वो कंप्लीट की थी, राइट। सेकंड में मैंने डेटा बताया था कि आपका डिस्क पे डेटा है या आपका डेटाबेस में है या आपका कहीं पे भी डेटा है, आप उसको कैसे सिक्योर करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, क्या करते हैं, राइट, वो सब पूरा बताया था। और आज के उसमें मैंने बताया कि कैसे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस या कोई भी आपका हैकर कोई भी कैसे आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर कैसे कहाँ कहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने सिस्टम को सेव करने की, हमें
उनको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम कंडीशनल एक्सेस, एमएफए वो सब लगा के हम अनऑथराइज एक्सेस को स्टॉप कर सके। तो इस तरह से पूरा सिस्टम मेरा सिक्योर हो गया है, सेफ हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी और सर्विस हैं कुछ, जैसे फायरवॉल वगैरह, वो सब चीज़ें हम लोग उस लेवल पे भी डिटेल पे जा सकते हैं दोस्तों। तो टॉपिक बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं। मे बी मैं आने वाली अपनी और वीडियोस में थोड़ा और सिक्योरिटी के कुछ और लेवल पे आपको बताऊं। बट आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए, कंटिन्यू करते करते रहिए, और जितना हो सके वीडियो को पूरा देखें, फिर अपने हिसाब से समझें, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो आज की कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।